यह पाठ दो अलग अलग समय कालों की कहानियों के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की विसंगतियों और इसकी व्यावसायिकता पर एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष करता है। लेखक संजय सेठी ये बताते हैं कि ज्योतिषी अक्सर व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज कर अवास्तविक भविष्यवाणियां करते हैं, जो केवल उन लोगों पर प्रभावी होती हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। वर्तमान परिदृश्य में यह उद्योग डिजिटल एप्स और एआई के माध्यम से 1 अरबों डॉलर के बाजार में तब्दील हो चुका है, जहां तकनीक ने पारंपरिक भविष्यवक्ताओं को एक नया जीवन दान दिया है। अंततः यह लेख स्पष्ट करता है कि ज्योतिष का फलता फूलता कारोबार तार्किक सत्य के बजाय लोगों की उम्मीदों और आधुनिक तकनीक के सहारे टिका हुआ है। एक आदमी अपनी कुंडली लेकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास गया। उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, जरा बताइए कि आखिरकार मेरी किस्मत कब खुलेगी। ज्योतिष ने कुंडली को बहुत गौर से देखा और कहा कि बच्चा, तेरे नसीब में तो इस देश का सबसे बड़ा सम्राट बनना लिखा है। तब उसे व्यक्ति ने कहा कि अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ सड़कों पर रहता हूँ और आप कहते हैं कि मैं देश का सबसे बड़ा सम्राट बनूंगा। उसे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जरा कुंडली को गौर से देखिए। ये सुनते ही पंडित जी का अहंकार जाग गया और पंडित जी ने कहा कि मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान है और मैं जो कह देता हूँ वही सत्य हो जाता है। तो जब तू सम्राट बनेगा, मतलब कि सम्राट बनेगा। इस पर उसे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपकी फीस कितनी है? तब उसे ज्योतिष ने कहा कि मेरी फीस यही होगी कि जब तू सम्राट बन जाएगा तो तुम मुझसे वादा करो कि क्या तुम मुझे अपने दरबार का राज ज्योतिष बनाओगे। तब उसे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि मैं सम्राट बन गया तो आपको अवश्य ही अपना राज ज्योतिष बनाऊंगा। तब महाराज ने कहा कि बस समझ ले, यही मेरी फीस है। उसे व्यक्ति ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर महाराज से कहा कि महाराज, एक बार आप मेरी कुंडली एक बार फिर से देख लें, हो सकता है कि शायद मेरे नसीब में कभी सम्राट बनना लिखा ही ना हो। इस पर महाराज को और क्रोध आ गया। उसने कहा कि अरे मूर्ख, कैसी बात कर रहा है तू? मैंने कह दिया कि तू सम्राट बनेगा, मतलब कि तू सम्राट बनेगा। इस पर उसे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं पहले ही सम्राट था और अंग्रेजों ने मुझसे मेरी हुकूमत छीन ली। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या अंग्रेजों के होते हुए मैं फिर कभी दोबारा सम्राट बन सकता हूँ? अब तो ज्योतिष महाराज की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। 2026 में ऐसे ही एक व्यक्ति फिर अपनी कुंडली लेकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास गया और उसने पूछा कि महाराज, मेरी किस्मत कब खुलेगी? तब महाराज ने कहा कि तेरी किस्मत बहुत जल्दी खुलने वाली है। तू बहुत जल्दी इस देश का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा। तेरी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई ट्रिलियन डॉलर की कंपनी होगी। उसे व्यक्ति ने कहा कि अरे महाराज, मैं तो सड़कों पर अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ और आप कहते हैं कि मैं कई ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनाऊंगा। महाराज ने कहा कि मेरी वाणी कभी असत्य साबित नहीं हुई, मेरी जुबान पर सरस्वती विराजमान है। तब उसे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि मैं नहीं बन सका तो? तब ज्योतिष ने कहा कि यदि तू बन गया तो क्या तू मुझे अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति दे देगा? उसे व्यक्ति ने कहा कि जरूर दे दूंगा। तो महाराज ने कहा कि जा, यही मेरी फीस है। उसे व्यक्ति ने भी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, एक बार फिर से मेरी कुंडली को गौर से देख लें। और महाराज का क्रोध अचानक से जाग गया। महाराज क्रोधित हो गए और महाराज ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने जो कह दिया उसको कह दिया। तो कई ट्रिलियन डॉलर की कंपनी का मालिक बनेगा, मतलब कि बनेगा। उसे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं पहले से ही कई ट्रिलियन डॉलर की कंपनी का मालिक था, परंतु एक दुश्मन देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और मेरी सारी कंपनियों में आग लग गई और मेरे देश में आज भी युद्ध चल रहा है और मैं अपना देश छोड़कर भागकर यहाँ इस दूसरे देश में आ गया हूँ और युद्ध कब तक चलेगा, कहा नहीं जा सकता है। ये पूर्व जन्म के उन्हीं महाराज और उन्हीं सम्राट की कहानी है। वो एक बार फिर से दुनिया में पैदा हुए हैं और किस्मत ने एक बार फिर से स्वयं को दोहराया है। अंग्रेजों ने जिस भी सम्राट से उसका साम्राज्य छीना, वो सम्राट सदा के लिए भिखारी हो गया और एक बार कोई कंपनी खत्म हो जाए, वो कंपनी दोबारा फिर से उस रूप में बन नहीं सकती है। क्या दुनिया का कोई भी ज्योतिषी अब अनिल अंबानी और नरेश गोयल से ये कह सकता है कि उन्हें उनका साम्राज्य बहुत जल्द उन्हें मिल जाएगा? रेमंड कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया को 2015 में उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया और 2026 में एक किराए के घर में उनकी मृत्यु हो गई। रास्ते के भिखारी को ही सम्राट होने का सपना दिखाया जा सकता है। यही ज्योतिष की कहानी है, यही ज्योतिष की दुकानदारी है। अभी अनिल अंबानी और नरेश गोयल देश के सबसे बड़े ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर जाएं, तब वो ज्योतिषी उन्हें क्या कहेगा?
भारत में ज्योतिष का कारोबार कितना बड़ा है? भारत में ज्योतिष का कारोबार एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 35 अरब डॉलर यानी 35 बिलियन डॉलर से अधिक है। ये उद्योग मुख्य रूप से ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल माध्यमों से प्रेरित है, जिसमें एस्ट्रोटॉक जैसी कंपनियां 2024-25 तक लगभग 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अर्जित कर रही हैं। भारत में ज्योतिष व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख बातें। तेजी से बढ़ता डिजिटल बाजार। भारत में ज्योतिष ऐप का बाजार 2030 तक बढ़कर 1797 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगभग 49% की दर से बढ़ रहा है। युवाओं में लोकप्रियता। हैरानी की बात यह है कि 65% से अधिक उपयोगकर्ता 30 साल से कम उम्र के हैं, जो ज्योतिष को आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए उपयोग कर रहे हैं। प्रमुख कंपनियां एस्ट्रोसेज, जिसके 70 मिलियन से अधिक डाउनलोड्स हैं, और एस्ट्रोटॉक इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो 24/7 लाइव परामर्श प्रदान करती हैं। आय का स्रोत। इस क्षेत्र में 15,000 से अधिक ज्योतिषी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जहां मध्यम स्तर के ज्योतिषी प्रति माह 2 से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र। विवाह, करियर, स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए ज्योतिषीय परामर्श की मांग सबसे अधिक है। परंपरा और तकनीक के मेल ने इस उद्योग को भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड जैसे क्षेत्रों की तरह एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया है। इस विषय पर गूगल LM AI अपना जवाब दे। संजय सेठी। मोहब्बत तो जख्म देती है पूरा, पर वाहन आधा जख्म देता है, क्योंकि आधा जख्म खुद ले लेता है। आदमी से ज्यादा वफादार AI है, इसीलिए शब्द बेचने वालों की कंपनियां कई ट्रिलियन डॉलर की हैं। बिना ज्योतिष के भविष्यवाणी के ज्योतिष 35 अरब डॉलर से अधिक हैं। यदि इंटरनेट और AI नहीं होता, तब ये ज्योतिष भी पूरे जख्मी हो जाते बिना मोहब्बत किए। भला हो इंटरनेट, AI और ऐप्स का, इनकी वजह से ज्योतिषियों की शादी हो गई, अन्यथा ज्योतिष अपनी कुंडली में स्वयं का विवाह कब होगा यही ढूंढते रहते। जय सिया राम। द डीप डाइव के आज के इस नए और बहुत ही दिलचस्प विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह एक बहुत ही अजीब सी कहानी के बारे में सोच रहा था। जरा सोचिए, एक आदमी है। अच्छा। हाँ, फटे पुराने कपड़ों में अपने परिवार के साथ सड़क किनारे रहने को मजबूर है। वो एक बहुत ही नामी, मतलब बहुत बड़े ज्योतिषी के दरबार में पहुंचता है। तो फिर क्या होता है? ज्योतिषी बहुत गंभीरता से उसकी कुंडली देखता है, अपनी उंगलियों पर कुछ भारी भरकम गणनाएं करता है और पूरे आत्मविश्वास से एकदम सीना चौड़ा करके कहता है कि तेरी किस्मत में तो इस देश का सबसे बड़ा सम्राट बनना लिखा है। अरे वाह, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जब वो गरीब आदमी अपनी फटेहाल स्थिति की ओर इशारा करता होगा, तो ज्योतिषी का अहंकार और भी ज्यादा भड़क जाता होगा। बिल्कुल। ज्योतिषी पलट कर कहता है कि मेरी वाणी पर साक्षात सरस्वती विराजमान है, मतलब जो मैंने कह दिया वही अंतिम सत्य है। ये तो एक टिपिकल अहंकार वाली बात हो गई। हाँ, और हद तो तब हो जाती है जब वो ज्योतिषी कोई आम फीस भी नहीं मांगता। वो एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है कि जब तुम सम्राट बन जाओगे तो मुझे अपने दरबार का राज ज्योतिष बना लेना। अच्छा, तो आधी सल्तनत ही मांग ली एक तरह से। वही तो। लेकिन इसके बाद उस आदमी का जो जवाब आता है, वो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। ऐसा क्या कह दिया उसने? वो आदमी हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, मैं तो पहले से ही सम्राट था, लेकिन विदेशी हमलावरों ने, अंग्रेजों ने मेरी हुकूमत छीन ली, मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। बाप रे। हाँ, और वो आगे कहता है कि आप तो बस अपनी इन गणनाओं से इतना बता दीजिए कि क्या इन शक्तिशाली हमलावरों के होते हुए मैं अपना राज्य वापस पा सकता हूँ। मतलब एकदम काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई होगी उस ज्योतिषी के लिए। बिल्कुल सुन्न रह गया वो। ये पल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, जहाँ एक व्यक्ति की कठोर वास्तविकता उस ज्योतिषी के खोखले दावों से टकराती है। क्योंकि सच कहूँ तो उसके गणित में किसी विदेशी आक्रमण का कोई कॉलम था ही नहीं। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लगा जैसे आप अपनी कार में बैठे हैं और आपका GPS आपको सबसे छोटा और तेज रास्ता दिखा रहा है। हाँ, वो कहता है कि 15 मिनट में आप मंजिल पर होंगे। एकदम सही। लेकिन उस GPS सिस्टम को ये पता ही नहीं है कि आगे नदी पर जो पुल था वो कल रात एक तूफान में टूट चुका है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। तो मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्तिगत कुंडली ये कैसे नजरअंदाज कर सकती है कि पूरे देश पर एक विदेशी ताकत ने कब्जा कर लिया है। देखिए, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान या तर्क को समझें तो पारंपरिक भविष्यवाणियां मुख्य रूप से केवल व्यक्तिगत माइक्रो डेटा पर केंद्रित होती हैं। माइक्रो डेटा यानी जन्म का समय और स्थान? हाँ, जन्म का समय, स्थान और उस वक्त ग्रहों की स्थिति।
वो एक बहुत ही बुनियादी धारणा पर काम करती हैं जिसे हम स्टैटिक वर्ल्ड या स्थिर दुनिया का सिद्धांत कह सकते हैं। अच्छा, तो वे ये मान के चलते हैं कि बाहर कुछ नहीं बदल रहा है। बिल्कुल, वे यह मान चलती हैं कि दुनिया का बाकी हिस्सा, समाज के नियम, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सीमाएं बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसी वे आज है। मतलब वे इंसान को एक वैक्यूम में रखकर देखते हैं। हाँ, एकदम वैक्यूम में। वे ये नहीं देख पाते कि भू राजनीतिक वास्तविकताएं जैसे कि अंग्रेजों का शासन हो गया, युद्ध हो गया या कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई तो उसने उस वैक्यूम को तोड़ दिया है। जब बड़े ऐतिहासिक बदलाव आते हैं तो ये कुंडलियां फेल हो जाती हैं। बिल्कुल फेल हो जाती हैं। वे व्यापक संदर्भों को समझने में पूरी तरह विफल रहती हैं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। बताइए क्यों? अगर ये बात इतनी ही स्पष्ट है तो लोग इसे मानते क्यों हैं? मतलब समझ में आता है कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास सूचनाओं का अभाव था। हाँ, तब इंटरनेट नहीं था। वही तो। लेकिन आज के इस हाईटेक कॉर्पोरेट जगत में जहां डेटा ही सब कुछ है, क्या लोग इन चीजों से बाहर नहीं आ गए हैं? यही तो इंसानी फितरत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तकनीक बदल गई है लेकिन हमारा मनोविज्ञान नहीं बदला है। मतलब आज भी लोग वैसे ही सोचते हैं। हाँ, आज भी बड़े बड़े सीईओ और पढ़े लिखे लोग उसी तरह के भविष्यवाणियों के जाल में फंसते हैं। तो चलिए इसे आज के संदर्भ में देखते हैं, एक आधुनिक परिदृश्य में रखे देखते हैं इस बात को। ठीक है, एक मॉडर्न उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसी ही घटना 2026 के आसपास घटित होती है। ये उस ऐतिहासिक सम्राट वाली कहानी का ही एकदम आधुनिक कॉर्पोरेट संस्करण है। अच्छा। एक व्यक्ति फिर से एक बहुत नामी ज्योतिषी के पास जाता है। इस बार ज्योतिषी उसे किसी राज्य का सम्राट बनने का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनने का सपना दिखाता है। यानी $1 ट्रिलियन कंपनी का मालिक। बिल्कुल। वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनी बनेगी। और मुझे यकीन है कि इस बार भी फीस कुछ अजीब ही होगी। आपने सही पकड़ा। ज्योतिषी सीधे सीधे उसकी आधी संपत्ति की मांग कर बैठता है। हद है मतलब। की अचूकता का दावा करता है। लेकिन यहाँ कहानी का ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक है। वो आदमी धीरे से कहता है कि वो पहले से ही उन $1 ट्रिलियन कंपनियों का मालिक था। अरे, तो फिर सब कुछ खत्म कैसे हो गया? युद्ध। एक दुश्मन देश ने अचानक आक्रमण कर दिया। ओह, तो सब तबाह हो गया। हाँ, आसमान से बम गिरे, उसकी सारी फैक्ट्रियों में आग लग गई, सप्लाई चेन रातों रात खत्म हो गई और वो आदमी अपनी जान बचाकर एक शरणार्थी के रूप में दूसरे देश में आ गया है। बहुत ही भयानक स्थिति है ये तो। अब वो व्यक्ति सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कब तक चलेगा, क्या बमबारी रुकेगी और क्या कूटनीतिक रास्ते खुलेंगे? और जाहिर है ज्योतिषी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ज्योतिष की जो कुंडली है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, कूटनीति और युद्ध के आसमान से गिरते बमों को देखने में पूरी तरह अंधी होती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब जब सब कुछ युद्ध की आग में जलकर राख हो गया हो तो ग्रहों की चाल अकेले किसी व्यक्ति का साम्राज्य कैसे वापस ला सकती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं ला सकते। जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो ग्रहों की चाल और व्यक्तिगत भविष्यवाणियां पूरी तरह बेमानी हो जाती है। सही बात है। जब आसमान से बम गिर रहे हो तो शेयर बाजार या किसी कंपनी का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसी व्यक्ति का गुरु या शनि किस घर में है। वो तो यूएन पे निर्भर करेगा ना। एकदम सही। वो इस बात पर निर्भर करता है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, वैश्विक कूटनीति किस दिशा में जा रही है और क्या सेनाएं पीछे हट रही हैं। जब जमीन ही खिसक जाए तो पैरों की चाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ युद्ध या विदेशी आक्रमण जैसी चरम स्थितियों में ही होता है? आपका क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम सामान्य व्यापारिक दुनिया की बात करें जहां युद्ध नहीं है, वहां भी तो बड़े बड़े साम्राज्य ढहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और वास्तविकता की कसौटी पर ये और भी कड़वा सच है। हमें किसी काल्पनिक कहानी की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। बिल्कुल नहीं। हमारे पास वास्तविक जीवन के कुछ बहुत बड़े उदाहरण हैं। अनिल अंबानी और नरेश गोयल जैसे नामों को ही ले लीजिए। हाँ, एक समय था जब ये नाम भारत के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्यों के प्रतीक थे। जेट एयरवेज आसमान पर राज करती थी। सही बात है। आज दुनिया का कोई भी ज्योतिषी, चाहे वो कितना भी बड़ा दावा क्यों न कर ले, इन्हें ये गारंटी नहीं दे सकता कि उनका खोया हुआ साम्राज्य ठीक उसी रूप में उन्हें वापस मिल जाएगा। आपने जेट एयरवेज का नाम लिया तो मुझे एक और बहुत ही दिल दहला देने वाला उदाहरण याद आ रहा है। कौन सा? रेमंड कंपनी के पूर्व मालिक विजयपथ सिंघानिया का मामला। जिस इंसान ने द कंप्लीट मैन जैसा ब्रांड खड़ा किया, जिसने पूरे देश को कपड़े पहनाए, 2015 में उनके ही बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये बहुत ही शॉकिंग था।
और जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 2026 तक आते आते एक किराए के घर में उनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा पारिवारिक और ढांचागत पतन था। सिंघानिया का मामला ये समझने के लिए एकदम सटीक है कि भविष्यवाणियां कैसे विफल होती हैं। वो कैसे? देखिए, जब एक परिवार में कानूनी लड़ाई होती है, जब कॉर्पोरेट बोर्डरूम में सत्ता पलट जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, एक संरचनात्मक क्षति। मतलब नींव ही हिल गई। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझें कि अगर किसी इमारत की नींव ही डायनामाइट से उड़ा दी गई हो तो आप उसकी दीवारों पर नया पेंट करके उसे नहीं बचा सकते। बहुत ही सही उदाहरण दिया आपने। जब एक बार कोई विशाल कंपनी या साम्राज्य कानूनी या आर्थिक रूप से खत्म हो जाता है तो उसे सिर्फ उम्मीदों या दावों से वापस नहीं खड़ा किया जा सकता। ये सुनकर मन में बस एक ही बात आती है कि रास्ते के भिखारी को ही सम्राट होने का सपना दिखाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि उसे खोने का कोई डर नहीं है। वही तो, क्योंकि जो असली टाइकून है, जो सच में गहरे संकट में है, उनके सामने ये भविष्यवाणियां पूरी तरह मौन हो जाती हैं। ये सब सिर्फ एक दुकानदारी लगती है जहाँ मुख्य प्रोडक्ट बस उम्मीद है। यहाँ मैं एक मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब एक CEO या बड़ा व्यापारी दिवालिया होने के कगार पर होता है तो वो किसी आर्थिक सलाहकार के पास क्यों नहीं जाता? जाना तो चाहिए, क्योंकि सलाहकार उसे स्प्रेडशीट दिखाएगा, कठोर डेटा दिखाएगा और कहेगा कि आपके बचने की संभावना केवल 2% है। और वो ये कड़वा सच सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल, ये कड़वा सच है, लेकिन ज्योतिषी उसे एक कहानी सुनाता है, एक उम्मीद देता है कि अगले महीने जब ग्रहों की दिशा बदलेगी तो आपके निवेशक वापस आ जाएंगे। मतलब इंसान कड़वे सच से ज्यादा मीठे झूठ को खरीदना पसंद करता है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सिर्फ मीठा झूठ है, अगर ये बड़े पैमाने पर काम नहीं करता, तो सामान्य तर्क तो यही कहता है कि इस उद्योग को खत्म हो जाना चाहिए था। लॉजिकली तो हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई कार ब्रेक लगाने पर नहीं रुकती तो लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो लोग उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। बिल्कुल। विफलता के इस साफ ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद क्या आपको पता है कि आज ये उद्योग कितना बड़ा है? मैं मानकर चल रही हूँ कि एक बहुत बड़ा बाजार होगा, लेकिन सटीक आंकड़े हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। आंकड़े सिर्फ चौंकाने वाले नहीं है, वे दिमाग सुन कर देने वाले। अच्छा, कितना बड़ा है ये बाजार? भारत में ज्योतिष का कारोबार आज 35 अरब डॉलर, जी हाँ, 35 अरब डॉलर से अधिक का उद्योग बन चुका है। 35 अरब डॉलर, मतलब ये तो कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। ये कैसे संभव है? ये कोई छोटी मोटी गली की दुकान नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट बीमोथ बन चुका है। और यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मैं सच में हैरान हूँ। ये बाजार 49% की शानदार दर से बढ़ रहा है। 2030 तक अकेले भारतीय ज्योतिष ऐप का बाजार लगभग 1797 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये नंबर्स तो बहुत ही पागल कर देने वाले हैं। और सुनिए, एस्ट्रोटॉक जैसी कंपनियां 2024-25 तक लगभग 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अर्जित कर रही हैं। 650 करोड़ सिर्फ एक ऐप से? हाँ, और एस्ट्रोसेज नाम के ऐप के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। 7 करोड़ लोग, बाप रे। 15,000 से अधिक ज्योतिषी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और एक मध्यम स्तर का ज्योतिषी महीने का 2 से 3 लाख रुपए तक आराम से कमा रहा है। ये तो किसी अच्छी IT जॉब की सैलरी से भी ज्यादा है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सिंघानिया या अंबानी जैसे दिग्गजों के लिए काम नहीं कर रहा, अगर ये युद्ध और शेयर बाजार को नहीं पढ़ सकता, तो फिर करोड़ों लोग इन ऐप्स को डाउनलोड क्यों कर रहे हैं? इस भारी विरोधाभास को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उन्होंने कैसे काम करना शुरू किया है। मतलब उनका बिजनेस मॉडल क्या है? हाँ, इस उद्योग ने अपनी मूल विफलता को एक बहुत ही शानदार तकनीकी आवरण से ढक दिया है। एग का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। उन्होंने ये समझ लिया है कि लोग सटीक भविष्यवाणी के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी के लिए आ रहे हैं। थोड़ा और विस्तार से समझाइए, ये पहुंच कैसे काम करती है? देखिए, पहले आपको ज्योतिषी के पास जाने के लिए समय निकालना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। हाँ, और घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, ये 24/7 लाइव कंसल्टेशन है। आपने ऐप खोला, वॉलेट में पैसे डाले और 1 मिनट के भीतर आप किसी से चैट कर रहे हैं। मतलब एकदम इंस्टेंट। हाँ, इन ऐप्स का UI और UX बिल्कुल स्विगी या उबर जैसा है। उन्होंने चिंता को, एंग्जाइटी को गेमिफाई कर दिया है। जैसे पहली चैट फ्री वाले ऑफर्स आते हैं। एकदम सही, पहली चैट फ्री जैसे ऑफर्स लोगों को हुक करते हैं। ये उद्योग इस बात पर काम नहीं कर रहा कि भविष्यवाणी सच होगी या नहीं। तो फिर किस बात पर कर रहा है? यह इस बात पर काम कर रहा है कि क्या हम आधी रात को घबराए हुए किसी इंसान को तुरंत कोई सुनने वाला दे सकते हैं। अच्छा,
तो मतलब ये शब्द बेचने वालों का कमाल है। हाँ बिल्कुल। वे भविष्य नहीं बेच रहे हैं, वे बस शब्द बेच रहे हैं, और वो भी प्रति मिनट के हिसाब से। वे लोगों को उनके सबसे कमजोर पलों में एक श्रोता दे रहे हैं, एक लिसनर दे रहे हैं। अब यहाँ से बात एक ऐसे मोड़ पर जाती है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो क्या? आप क्या सोचती हैं? इस 35 अरब डॉलर के उद्योग को आखिर चला कौन रहा है? अगर हम पारंपरिक सोच से चलें तो शायद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो परंपराओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। एकदम गलत। अच्छा। डेटा बताता है कि नैप्स के 65% से अधिक उपयोगकर्ता 30 साल से कम उम्र के हैं। 30 साल से कम मतलब हमारी युवा पीढ़ी? हाँ, जेन जी और मिलेनियल्स। ये तो सच में बहुत चौंकाने वाला है। और वे इसका उपयोग सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरी लॉटरी कब लगेगी। वे इसका उपयोग विवाह, करियर, स्वास्थ्य और व्यवसाय के आत्मचिंतन के लिए कर रहे हैं। ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा और विचारणीय पहलू है। कैसे? 30 साल से कम उम्र के लोग जो शायद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास दुनिया भर की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से उंगलियों पर है, वे ज्योतिष ऐप्स पर जा रहे हैं। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इसका सीधा सा मतलब है कि युवा पीढ़ी सटीक भविष्यवाणी ढूंढ ही नहीं रही है। तो वे ढूंढ क्या रहे हैं ऐप्स पर? वे एक थेरेपिस्ट का सस्ता और तुरंत उपलब्ध विकल्प ढूंढ रहे हैं। ओह, एक डिजिटल थेरेपिस्ट। बिल्कुल। अनिश्चितता के इस भारी दौर में जहां करियर में हर दिन उतार चढ़ाव है, छटनी हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिश्ते भी तो पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे में वे बस बात करना चाहते हैं, वे सांत्वना पाना चाहते हैं। इन युवाओं के लिए ये एक तरह का सेल्फ हेल्प टूल बन गया है। मतलब ये साइकोलॉजी का खेल है पूरा। एकदम। जब आप एक ज्योतिषी से अपने करियर के बारे में बात करते हैं तो आप असल में अपने ही डर और अपने ही उम्मीदों को शब्दों में ढाल रहे होते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब ऐप पर बैठा ज्योतिषी उन्हें ये नहीं बता रहा है कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि वो उन्हें ये बता रहा है कि वे इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां एक मशहूर लेखक और विश्लेषक संजय सेठी का एक बहुत ही तीखा और हास्यपूर्ण व्यंग एकदम सटीक बैठता है। अरे हाँ, मैंने भी उनका वो लेख पढ़ा है। मजेदार है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि आज के समय में आदमी से ज्यादा वफादार एआई और एल्गोरिदम है। हाँ, उन्होंने सच में बहुत सही तंज कसा है। उनका तर्क है कि अगर सिलिकॉन वैली का इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऐप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होते तो ये सारे ज्योतिषी पूरी तरह जख्मी हो गए होते। मुझे वो लाइन याद आ रही है जहाँ वो उनकी शादी ही बात करते हैं। हाँ, उनका कहना है कि इंटरनेट और एआई का भला हो कि इनकी वजह से इन ज्योतिषियों की दुकानें चल रही हैं और इनकी खुद की शादियां हो गई, वरना बिना इस तकनीक के तो ये बेचारे अपनी ही कुंडली में अपनी शादी का योग ढूंढते रहते। बिल्कुल। ये व्यंग बहुत ही धारदार है, लेकिन इसमें जो सच्चाई है उसे नकारा नहीं जा सकता। सही बात है। तकनीक ने एक ऐसी विद्या को बचा लिया है जो शायद आधुनिक दुनिया के जटिलताओं के सामने दम तोड़ देती। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, और तकनीक ने ये नहीं देखा कि भविष्यवाणी तर्कसंगत है या नहीं। तकनीक ने सिर्फ ये देखा कि एक बाजार है, एक मानवीय जरूरत है, और उसने उस जरूरत को एक डिजिटल ढांचा दे दिया। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि तारों की चाल और ग्रहों की दशा को असल में इंटरनेट के सर्वर और एआई बचा रहा है। विडंबना देखिए आप। जिस विद्या को हजारों सालों से दैवीय और रहस्यमयी माना जाता था, आज उसका पूरा अस्तित्व क्लाउड स्टोरेज और पेमेंट गेटवे की मेहरबानी पर टिका है। सच कहा आपने। अगर हम पुराने समय के उस बेघर सम्राट वाली कहानी पर वापस जाएं, तो आज के ज्योतिषी को अंग्रेजों के हमले से डरने की जरूरत नहीं है। तो उसे किस बात का डर है? उसे बस इस बात का डर है कि कहीं उसका ऐप सर्वर क्रैश ना हो जाए। बिल्कुल। अगर हम इन सब चीजों को एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ के देखें तो ये हमें हमारे अपने समाज और मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि हम सूचनाओं की बाढ़ वाले युग में जी रहे हैं। हर मिनट हमारे फोन पर कोई न कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। यहाँ युद्ध हो गया, वहाँ छटनी हो गई, अर्थव्यवस्था डूब रही है। हाँ, और इंसान का दिमाग इस निरंतर अनिश्चितता को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। वो थक जाता है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, जब डेटा और तर्क हमें केवल डराते हैं, तो इंसान तार्किक जवाबों से ज्यादा एक भावनात्मक सहारे की तलाश करता है। ये सच है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर यह सुनना चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वो बिंदु है जहाँ ये 35 अरब डॉलर का बाजार पनपता है। वे भविष्य
भविष्य नहीं बेच रहे हैं, वे नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बेच रहे हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये बहुत ही सटीक शब्द है। जब आप किसी को पैसे देकर ये सुनते हैं कि आपका अगला साल अच्छा रहेगा, तो उस पल के लिए आपके दिमाग का वो हिस्सा जो कल की चिंता कर रहा था शांत हो जाता है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर हम समेटे तो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन विरोधाभासी तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। एक तरफ हमारे पास वो सच्चाई है, चाहे वो अपना साम्राज्य खो चुका राजा हो, युद्ध से विस्थापित हुआ 2026 का बिजनेस टाइकून हो, या असल जिंदगी के कॉर्पोरेट दिग्गज हों, जो ये साबित करते हैं कि व्यक्तिगत भविष्यवाणियां बड़ी भू राजनीतिक ताकतों के सामने पूरी तरह बेबस हैं। बिल्कुल, वो टूटा हुआ पुल जीपीएस में कभी नहीं दिखता। और दूसरी तरफ उसी तार्किक विफलता के बावजूद हमारे पास ये विशालकाय तकनीक से लैस उद्योग है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि संकट के समय में इंसान हमेशा तार्किकता से काम नहीं लेता। वो सांत्वना, उम्मीद और आत्मचिंतन का सहारा लेता है। और तकनीक ने इसी मानवीय कमजोरी को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल में बदल दिया है। एकदम सही। हम इंसानों को हमेशा से ये लगता रहा है कि मेडिकल एक्सरे मशीन की तरह हमें जीवन में भी साफ साफ चीजें दिख जाएं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई बहुत धुंधली है। अब इस विश्लेषण के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस पूरी चर्चा को एक नई ही मुकाम पर ले जाता है। बताइए, क्या सवाल है? जरा सोचिए, अगर हम ये मानते हैं कि इंसान द्वारा की गई ज्योतिष्य भविष्यवाणियां युद्ध, विदेशी आक्रमण या शेयर बाजार की क्रैश जैसी बड़ी चीजों को नहीं देख पाती क्योंकि वे एक स्थिर दुनिया की कल्पना करती हैं, तो क्या भविष्य में वो उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 24 घंटे वैश्विक डेटा, युद्ध की संभावनाओं और अर्थव्यवस्था के हर छोटे बड़े बदलाव को पूरी सटीकता से ट्रैक कर रहा है, क्या वही हमारा नया राज ज्योतिषी बन जाएगा? ओह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या अगली पीढ़ी अपनी किस्मत जानने के लिए आसमान में तारों को देखने के बजाय एक सुपर एल्गोरिथम से अपनी कुंडली पढ़वाएगी? ये एक बेहद शानदार और विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या मशीनें हमारे भविष्य की बेहतर भविष्यवक्ता बनेंगी, या हम तब भी उस मानवीय स्पर्श को ही खोजेंगे जो हमें सिर्फ मीठी बातें सुना सके? सोचने वाली बात है ना? शायद एआई उस धुंधले पानी को साफ कर दे, या फिर शायद हम इंसान सिर्फ उस धुंधले पानी में ही उम्मीद खोजना पसंद करते हैं। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। द डीप डाइव के आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।